Hello friends. Right now we are going to discuss some important topics of Indian national movement. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि आप पहले से परिचित हैं, विनय सर के नेतृत्व में जो रणनीति हमने बना रखी है इतिहास पढ़ने की, इस रणनीति में हमने भारत के इतिहास को या यूं कह लीजिए कि आधुनिक भारत के इतिहास को 3 इकाइयों में बांट रखा है। 3 यूनिट हमने डिसाइड किया हुआ है, ठीक है। यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3, ठीक है ना। पहली इकाई, दूसरी इकाई और तीसरी इकाई। पहली इकाई में हमने ये तय किया है कि ब्रिटिश भारत का इतिहास, जो कि अंग्रेजों ने भारत पर कैसे विजय प्राप्त की, इसका अध्ययन करेंगे। यूनिट 1, जैसे यूनिट 1 में हमने रखा द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल एंड द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ रेस्ट ऑफ इंडिया। अंग्रेजों का बंगाल पर प्रभुत्व की स्थापना और अंग्रेजों का शेष भारत पर प्रभुत्व की स्थापना। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे करके बंगाल पर पहले विजय प्राप्त की, बंगाल पर अपने शासन की स्थापना की, और बंगाल पर जब एक बार उनका शासन स्थापित हो गया तो उन्होंने शेष भारत को कैसे अपने अधीन किया। जैसे इसमें 3-4 महत्वपूर्ण युद्ध आते हैं। पहला महत्वपूर्ण युद्ध, जो कि वास्तव में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ था, वो था बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध, ठीक है। 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ी गई एक लड़ाई प्लासी के मैदान पर, ठीक है। इसे बंगाल में पलाशी कहा जाता था, जबकि अंग्रेजों ने जो नाम दिया वो पलाशी बिगड़ के क्या हो गया, प्लासी, ठीक है। तो भागीरथी नदी के किनारे आम का एक बगीचा था, ठीक है। उस आम के बगीचे के पास एक बड़ा सा मैदान था। उसी मैदान पर दरअसल सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध हुआ। और जैसा कि आप लोग पहले से परिचित हैं, वास्तव में ये कोई युद्ध ना होकर के एक षड्यंत्र था, और इस युद्ध का परिणाम, इस षड्यंत्र का परिणाम पहले से तय कर लिया गया था। और जो मुख्य षड्यंत्रकारी था बंगाल की तरफ से, जो मुख्य षड्यंत्रकारी था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल गया था, रॉबर्ट क्लाइव से मिल गया था, मीर जाफर, ठीक है ना। तो मीर जाफर, खादिम खान, जो कि मीर जाफर का डेप्यूटी था, उपसेनापति खादिम खान, एक बैंकर जगत सेठ, एक बड़ा व्यापारी अमीचंद, और कलकत्ता का किलेदार माणिकचंद, ये सब मिलकर के एक हो जाते हैं, अंग्रेजों के पक्ष में चले जाते हैं। और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला वो अकेले रह जाता है। और ये पहले से तय हो गया था कि पलाशी के मैदान पर, यानी कि प्लासी के मैदान पर जब युद्ध होगा तो वास्तव में युद्ध होगा ही नहीं। और 23 जून 1757 को जब दोनों सेनाएं प्लासी के मैदान पर आमने सामने आई और जब युद्ध होने ही वाला था, शुरू होने ही वाला था, तो मीर जाफर ने युद्ध करने से सिरे से इनकार कर दिया, कहा कि मैं युद्ध ही नहीं करूंगा। और मीर जाफर के ही नेतृत्व में वास्तव में बंगाल की आर्मी, बंगाल की सेना थी, उसी के अधीन 40,000 सैनिक और घुड़सवार थे। सो सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द आर्मी ऑफ नवाब सिराजुद्दौला वाज अंडर द कमांड ऑफ मीर जाफर, Mir Bakshi of Nawab Sirajuddaulah. And when the battle had begun on the battlefield of Plassey on 23rd of June 1757, and Mir Jafar and his deputy Khadim Khan, the conspirators, they refused to fight, and Nawab was defeated. Nawab lost the day without fighting the battle. बिना युद्ध लड़े ही नवाब सिराजुद्दौला की पराजय हो गई, ठीक है। एक ये बड़ा परिणाम हुआ, बड़ा मोड़ साबित हुआ। कैसे बड़ा मोड़ साबित हुआ? क्योंकि प्लासी ने भारत का दरवाजा अंग्रेजों के लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खोल दिया। तो बंगाल के एक बड़े कवि हुए नवीन चंद्र सेन, ठीक है, बंगाली एक्सेंट में नबिन, NABIN हो जाते हैं। नवीन चंद्र सेन ने कहा कि बंगाल की हार, यानी कि प्लासी के मैदान पर बंगाल की हार वास्तव में भारत के लिए एक शाश्वत अंधेरे, काली रात की शुरुआत थी, काली रात का प्रारंभ था, और वो रात बड़ी लंबी चली, और उस रात की सुबह हुई 15 अगस्त 1947 को।
ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी। फिर बैटल ऑफ प्लासी के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद पानीपत का तीसरा युद्ध बड़ा निर्णायक साबित हुआ 1761, ठीक है ना, 14 जनवरी 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत हरियाणा में पानीपत के मैदान पर लड़ाई हुई। मराठा शक्ति जिनका नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे और दूसरी तरफ से अहमद शाह अब्दाली, अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली थे और दूसरी तरफ से सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना। और उस युद्ध का परिणाम यह रहा कि अंततः सदाशिवराव भाऊ और उनकी सेना बड़ी वीरता से लड़ी, परंतु अंततः वे पराजित हुए। उसके कई सारे कारण हैं, ठीक है ना, पराजय के, मराठों की पराजय के कई सारे कारण रहे हैं जिसकी चर्चा आप लोग पहले ही रेगुलर क्लासेस में जो कि कर चुके हैं। तो वो एक नया दूसरा निर्णायक मोड़ साबित हुआ 1761। कैसे निर्णायक मोड़ साबित हुआ? क्योंकि मराठे जो कि वास्तव में मुगलों के खंडहर पे करीब करीब अपना साम्राज्य बना चुके थे, वो धीरे धीरे करके वो साम्राज्य अब टूट गया, वो बिखर गया। और मराठा पराजय बड़ी बुरी पराजय थी पानीपत के मैदान पर, और मराठा पराजय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मौका दे दिया कि वो दक्षिण भारत की राजनीति में अपने आप को बेहतर तरीके से, मजबूत तरीके से स्थापित कर सकें, ठीक है ना, क्योंकि मराठी ही पेनिनसुलर इंडिया में, दक्षिण भारत की राजनीति में मराठी ही एक बड़ी शक्ति बनकर उभर चुके थे। और उस मराठों के उस उभरने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बाजीराव प्रथम, जो कि मराठा पेशवा थे 1720 से लेकर के 1740, और फिर 1740 से 1761 के बीच में बाजीराव प्रथम के पुत्र बालाजी बाजीराव जो कि अगले पेशवा बने थे। और बालाजी बाजीराव पेशवा के आखिरी वर्ष में, उनके पेशवाई के आखिरी वर्ष में, यानी कि 1761 में पानीपत की ये तीसरी लड़ाई हुई थी। पेशवा स्वयं युद्ध करने पानीपत के मैदान पे नहीं गए थे, बल्कि पेशवा का प्रतिनिधित्व किया था सदाशिवराव भाऊ ने, जो कि एक बेहतरीन लड़ाके थे, बेहतरीन योद्धा थे। लेकिन कई सारे कारण होते हैं और उन कारणों की समीक्षा हम लोग रेगुलर क्लासेस में करते हैं कि कैसे पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठे हारे और उनके क्या क्या परिणाम रहे। फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर की लड़ाई, ये एक दूसरा निर्णायक मोड़ साबित हुई। तो पहला निर्णायक मोड़ बैटल ऑफ प्लासी, दूसरा निर्णायक मोड़ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, और जो तीसरा निर्णायक मोड़ साबित हुआ वो था बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, अक्टूबर 1764 बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर की लड़ाई में वास्तव में बंगाल की पराजय नहीं हुई थी, हिंदुस्तान की पराजय हो गई थी। देखिए, प्लासी की लड़ाई बंगाल की पराजय थी, क्योंकि नवाब सिराजुद्दौला जो कि वास्तव में बंगाल के नवाब थे वो पराजित हुए थे। लेकिन बक्सर के युद्ध में हिंदुस्तान की पराजय हुई थी, भारत की पराजय हुई थी, क्योंकि तीन सम्मिलित भारतीय शक्तियों में एक शक्ति थे स्वयं मुगल सम्राट, हालांकि वो नाम के ही मुगल सम्राट बचे थे, लेकिन फिर भी थे तो सही ना। तो शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड, द मुगल एम्परर। Another Indian power was fugitive Nawab of Bengal, Mir Qasim, and third one was the Nawab of Awadh, Sirajuddaulah, sorry, शुजा-उद-दौला, ठीक है ना। तो अवध के नवाब शुजा, बंगाल से भागे हुए बंगाल के नवाब मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये लोग मिलकर के ईस्ट इंडिया कंपनी के सम्मुख एक चुनौती प्रस्तुत करते हैं। बक्सर, बक्सर बिहार में पड़ता है, यूपी और बिहार का बॉर्डर लगता है, ठीक है, यूपी से गाजीपुर और बिहार से बक्सर, वहां पर हुआ था। तो ये युद्ध हुआ था, और इस युद्ध का परिणाम हम जानते हैं, सम्मिलित भारतीय शक्तियों की पराजय हुई थी, और वहीं से बक्सर से ही भारतीय शक्ति, जो भी लोग हारे थे, विशेषकर दो लोग, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, इन दोनों लोगों को इलाहाबाद बुला लिया जाता है, ठीक है। और इलाहाबाद में अगस्त के महीने में 15 अगस्त 1765 तब तक हो जाता है। तो 15 अगस्त 1765 को
एक संधि की जाती है, उसे इलाहाबाद की संधि कहते हैं। अब इलाहाबाद की संधि दोनों लोगों से अलग अलग संपन्न की गई, नवाब शुजाउद्दौला से अलग संपन्न की गई और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से अलग संपन्न की गई। और जब शुजा से इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर कराए गए तो शुजा को यह बाध्य किया गया कि वह स्वीकार करे कि अवध क्या है, अवध अब एक सब्सिडियरी स्टेट होगा, एक सहायक राज्य बन के रह जाएगा। सर्वोच्चता समाप्त हो गई, अवध की संप्रभुता समाप्त हो गई और शुजा को बाध्य किया गया कि शुजा 50 लाख रुपया ईस्ट इंडिया कंपनी को हर जाने के तौर पे देंगे। और ईस्ट इंडियन कंपनी ने वो 50 लाख रुपया, ईस्ट इंडियन कंपनी ने वो 50 लाख रुपया शुजा से लेकर के किसे दे दिया, वो दे दिया मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को। और 50 लाख रुपया मात्र के बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल विच ऑल्सो इंक्लूडेड बिहार एंड उड़ीसा। And getting the Diwani rights means now the British East Indian Company was going to collect revenue of Bengal, Bihar and Odisha on behalf of the Mughal Emperor Shah Alam द्वितीय। तो अब शाह आलम द्वितीय के बिहाफ पर, उनके बिना पर ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा का राजस्व वसूली करके अपने पास रखने जा रही थी। तो एक ये युद्ध है, तीसरा निर्णायक मोड़। इसके बाद 1767 से लेकर के 1799 के बीच में मैसूर की रियासत से अंग्रेजों ने ईस्ट इंडियन कंपनी ने 4 युद्ध किए। ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध, एंग्लो मैसूर वॉर्स। और इन 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स का, आंग्ल मैसूर युद्धों का परिणाम यह हुआ कि मैसूर की रियासत को अंततः समाप्त कर दिया गया और उसे एक सब्सिडियरी स्टेट बना करके छोड़ दिया गया और वहां पे एक पपेट रूलर, एक कठपुतली शासक की स्थापना कर दी गई, उसको प्रतिस्थापित कर दिया गया। 1799 की बात है। और टीपू सुल्तान उस वक्त मैसूर की रियासत के सुल्तान थे, पराजित हुए और अपने राजधानी नगर श्रीरंगपट्टनम के गेटवे पर लड़ते हुए मार दिए गए। ठीक है, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व वेलेजली के हाथों में था। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड वेलेजली एंड टीपू सुल्तान द रूलर ऑफ मैसूर, दे फॉट 4th Anglo-Mysore War, and as a result of 4th Anglo-Mysore War, which was fought in the year 1799, Tipu Sultan was eventually eliminated and he was killed while fighting on the gateway at the gateway of his capital city Srirangapatnam। तो इस तरह से मैसूर की रियासत की समाप्ति हुई और मैसूर की रियासत के समानांतर ही अंग्रेजों का, ईस्ट इंडिया कंपनी का मराठा शक्तियों से भी लगातार संघर्ष चल रहा था। और 1775 से लेकर के 1818 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा शक्तियों के साथ 3 बड़े युद्ध किए, जिनको हम लोग बोलते हैं आंग्ल मराठा युद्ध, एंग्लो मराठा वॉर्स। और अंततः 1818 में जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया, उस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा शक्तियों को करीब करीब पराजित कर दिया, पूरी तरीके से खत्म ही कर दिया और मराठा पेशवा, प्रधानमंत्री मराठा पेशवा का पद ही समाप्त कर दिया गया और आखिरी मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटा दिया गया और उन्हें कानपुर के बिठूर नामक स्थान पर भेज दिया गया और उन्हें पेंशन दे दी गई। तो द लास्ट मराठा पेशवा बाजीराव सेकंड was toppled down, he was removed and the post of Peshwa was abolished forever and he was deported from Pune and stationed at Bithur in Kanpur and he was pensioned off। एक ये हुआ। और इस अंतिम प्रहार ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसको फाइनल ऑनस्लॉट बोलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अंतिम प्रहार हुआ था, ये अंतिम प्रहार पंजाब के किंगडम पे था, जिसकी स्थापना, पंजाब के राज्यपिता जिसकी स्थापना महाराजा रणजीत सिंह ने की थी। और अंततः लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब पर अंतिम रूप से विजय प्राप्त कर ली। पंजाब को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया, ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया गया। और इस तरह से हम देखते हैं कि 17
1757 से लेकर के 1857 तक 100 वर्ष, बैटल ऑफ प्लासी से लेकर के ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत भूमि के करीब करीब 63% भाग पर अपना सीधा यानी कि प्रत्यक्ष शासन स्थापित कर लिया। और तो बचा एक तिहाई भाग पर किसका शासन रह गया? एक तिहाई भाग पर शासन रह गया राजा रजवाड़ों और नवाबों का, जिन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी ने आगे जारी रखना उचित समझा, क्योंकि राजे रजवाड़े और नवाब 1857 के विद्रोह का दमन करने में अंग्रेजों के साथ खड़े थे। उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो अंग्रेजों ने यह समझ लिया था कि ये राजे रजवाड़े और नवाब ये ईस्ट इंडिया कंपनी के सहायक बने रहेंगे और ये ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य भारत में लंबे समय तक बनाए रखने में बड़े मददगार साबित होंगे। जैसे कि 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद लॉर्ड कैनिंग ने, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, लॉर्ड कैनिंग ने सिंधिया के बारे में एक रिमार्क दिया था और लॉर्ड कैनिंग ने बताया था कि कैसे रियासतें उनके लिए बड़ी मददगार साबित हुई थी। तो लॉर्ड कैनिंग ने कहा था, इफ सिंधिया जॉइन्स द म्यूटिनी आई शैल हैव टू पैक ऑफ टुमारो, यानी कि अगर सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाता तो मुझे कल ही अपना बोरिया बिस्तर समेट लेना पड़ता। तो ये बता रहा है, ये रिमार्क, ये स्टेटमेंट ये बता रहा है कि राजे रजवाड़े और नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए या भारत में अंग्रेजी राज के लिए बड़े मददगार साबित हुए थे। इसीलिए अंग्रेजों ने सोचा था कि इन राजे रजवाड़ों को सब्सिडियरी स्टेट बना करके, सहायक राज्य बना करके लंबे समय तक जारी रखा जाए। तो इसीलिए हम देखते हैं कि 1858 का इंडिया का पॉलिटिकल स्टेटस ये था कि दो तरीके का इंडिया था। एक इंडिया जिसको कहा जाता था द ब्रिटिश इंडिया और दूसरा द प्रिंसली स्टेट्स। इट मींस 63% टेरिटरी ऑफ इंडिया was kept directly under the British rule called the British India, and remaining 1/3 part of Indian territory was now ruled by Raja Rajwadas and Nawabs called the princely states। और यही स्थिति कमोवेश 1947 तक जारी रही। ठीक है, तो यूनिट 1 में हमने क्या देखा? यूनिट 1 में हमने देखा कि हमें यूनिट 1 में अध्ययन करना है कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अंग्रेजों ने बंगाल और शेष भारत पर विजय प्राप्त की और भारत भूमि पर अपने प्रभुत्व की स्थापना कर ली। यूनिट 1। यूनिट 2 में हम लोग रखते हैं कि एक बार जब भारत भूमि पर, हिंदुस्तान पर अंग्रेजी राज की स्थापना हो गई तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने, या 1800, आप जानते हैं कि 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था और भारत को सीधे ब्रिटिश ताज और ब्रिटिश क्राउन के हवाले कर दिया गया था। और उस वक्त ब्रिटिश ताज थे महारानी विक्टोरिया। तो 1858 में भारत को महारानी विक्टोरिया के हवाले कर दिया गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। और उसी वक्त 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम भी पारित किया था इस बात के लिए, और वो अधिनियम क्या था? द एक्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, भारत सरकार की बेहतरी के लिए पारित किया गया अधिनियम। उसी अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था और भारत को किसके हवाले कर दिया गया? भारत को हवाले कर दिया गया ब्रिटिश ताज के, और उस वक्त ब्रिटिश ताज थी क्वीन एम्प्रेस, क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, तो अब जब एक बार भारत भूमि पर अंग्रेजी राज का शासन स्थापित हो गया और भारत किसके अधीन आ गया? भारत आ गया ब्रिटिश ताज के अधीन। तो अब वो भारत को और अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट करने जा रहे थे, भारत का खून चूसने जा रहे थे। तो वो जो उनकी पॉलिसीज थी, उन्होंने जो नीतियां बनाई थी अंग्रेजों ने, उन नीतियों को हम लोग यूनिट 2 में रख देते हैं। जैसे देखिए, यूनिट मैंने लिखा यूनिट 1। यूनिट 1 में हम ले रहे हैं द ब्रिटिश conquest of Bengal and rest of India।
द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल एंड रेस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट 2 में हम ले रहे हैं द ब्रिटिश पॉलिसीज। ठीक है, द ब्रिटिश पॉलिसीज, अंग्रेजों ने भारत के शोषण के लिए जो नीतियां बनाई थी। जैसे देखिए, हम लोग जानते हैं इसमें हमें क्या पढ़ना है, रेगुलेटिंग एंड चार्टर एक्ट्स। रेगुलेटिंग एंड चार्टर एक्ट्स, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर पिट्स का इंडिया एक्ट 1784, फिर 1813 का चार्टर एक्ट अधिक महत्वपूर्ण, फिर 1833 का चार्टर एक्ट काफी महत्वपूर्ण, और 1853 का चार्टर एक्ट। उसके बाद फिर चार्टर एक्ट्स नहीं आए क्योंकि 1858 में अंग्रेजी राज, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, वो खत्म कर दिया गया और भारत को महारानी विक्टोरिया के यानी कि ब्रिटिश ताज के हवाले कर दिया गया। तो रेगुलेटिंग और चार्टर एक्ट्स, ठीक है। दूसरा इसमें आप ले सकते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण साबित हुआ अंग्रेजों के लिए, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, भू राजस्व नीति, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज। ऐसे ही अंग्रेजों ने बनाई थी हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी, हस्तकरघा उद्योगों को लेकर के नीति, और हस्तकरघा उद्योगों को जो लेकर के नीति बनाई गई थी, इसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का हस्तकरघा उद्योग, जिसमें शहरी और ग्रामीण हस्तकरघा उद्योग दोनों सम्मिलित थे, उनको पहले बुरे तरीके से बर्बाद किया, नेस्तनाबूद किया, और उसके बाद ही तो अंग्रेजी फैक्ट्रियों में बनने वाला सामान मैनचेस्टर, लिवरपूल, यॉर्कशायर, लंकाशायर, कटलरी जैसे उनके औद्योगिक नगरों में बनने वाले जो सामान थे वो भारत में बिकना प्रारंभ हुए। वरना सोचिए कि भारत के सामान की, भारत का जो हैंडमेड गुड्स थे उनकी यूरोप में भारी मांग हुआ करती थी। अगर भारत का सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र यूरोप के बाजार में पहुंच जाता था तो खरीदने के लिए लाइन लग जाती थी, इतना फाइन फैब्रिक इंडिया का होता था। और डेमसेंड वर्क, स्टील की तलवारें शानदार बनती थी, बेहद सजावटी, हाथी दांत पे कारीगरी के शानदार सामान बनते थे। तो आप जानते हैं कि जिस समय औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में, उस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था की हालत यह थी, मजबूती का आलम यह था कि दुनिया के जीडीपी का 24.5% भारत कंट्रीब्यूट करता था, हिंदुस्तान कंट्रीब्यूट करता था। सो इंडियन इकोनॉमी वाज इन सच अ prominent, such a powerful, such a prominent position that India contributed to India amounted to around 24.5% of total GDP of the world. So we were such a strong economy, and Indian trade was export oriented. Indian economy was export oriented economy with very little amount of import, and for that reason balance of trade and balance of payments were almost completely inclined in favor of India. तो भारत का हस्तकरघा उद्योग इतना मजबूत था कि दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद में भारत का योगदान लगभग 24.5% बैठता था, और भारत के हस्तकरघा उद्योगों की यूरोप के बाजारों में भारी मांग हुआ करती थी। और इस वजह से इंग्लैंड के फैक्ट्रीज में बना हुआ कोई भी सामान भारत में जल्दी नहीं बिक पाता था। तो अंग्रेजों ने तो भारत को कॉलोनी बना लिया, उपनिवेश बना लिया, और एक बार जब उन्होंने भारत को उपनिवेश बना लिया तो अब उन्हें अपना सामान बेचना था, लेकिन उनका सामान कोई खरीदे ही नहीं क्योंकि उसकी डिमांड ही नहीं थी। हमारे यहाँ खुद इतने बढ़िया बढ़िया सामान बनते थे। ठीक है, तो अंग्रेजों ने विधिवत तरीके से एक नीति बनाई हस्तकरघा उद्योगों को लेकर के, हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी, और हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी के तहत उन्होंने हमारे हस्तकरघा उद्योगों को पूरे तरीके से बर्बाद किया, और फिर तब जाकर के उनके फैक्ट्रीज में बनने वाला सामान हमारे यहां बिकने लगा। ठीक है, और देखिए आगे खून चूसने के लिए अंग्रेजों ने भारत के जो परंपरागत भू राजस्व प्रणाली थी, भारत के परंपरागत भू राजस्व प्रणाली को बर्बाद किया, समाप्त किया, और अपने तरीके से अपने लाभों को अधिकतम करने के लिए नई लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज लगाया, जैसे जमींदारी या परमानेंट सेटलमेंट, महालवाड़ी या टेम्पोररी सेटलमेंट, एंड रैयतवाड़ी सेटलमेंट।
इस तरह के बंदोबस्त, भू राजस्व बंदोबस्त लगाए, जमींदारी, मालवाड़ी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त लगाए और भारत के किसानों का खून चूसना शुरू कर दिया। तो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी, और वैसे ही हम लोग पढ़ते हैं ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी। भारत में अंग्रेजों की शैक्षिक नीति, तो भारत में अंग्रेजों की जो शैक्षिक नीति थी, इस शैक्षिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि इंडियंस को क्या बना लो? इंडियंस को बना लो मेंटल स्लेव्स, मानसिक रूप से गुलाम बनाओ, ठीक है ना? तो मानसिक गुलामी और शारीरिक गुलामी, देखिए मानसिक और शारीरिक गुलामी में मानसिक गुलामी बेहद खतरनाक होती है, और एक बार कोई कौम या एक बार कोई समाज मानसिक रूप से गुलाम बन जाए तो वो लंबे समय तक गुलाम बनी रहती है। तो अंग्रेजों की शैक्षिक नीति का सर्वप्रमुख उद्देश्य यह था कि भारत के लोगों को ज़हनी तौर पर गुलाम बना लो, दिमागी तौर पर गुलाम बना लो, ताकि ये लोग लंबे समय तक गुलाम बने रहेंगे। और एक तो ये उद्देश्य था मुख्य, मेंटल स्लेवरी, और दूसरा था कि ऐसे क्लर्क्स बनाओ, ऐसे क्लर्क्स पैदा करो जो दिखने में इंडियन लगे, जो दिखने में इंडियन हो लेकिन जिसकी सोच अंग्रेज हो, जो सोच के तौर पे, ज़हनी तौर पे अंग्रेजों के लिए काम करे, दिखे भले ही भारतीय। तो ये लोग क्लर्क्स बनाना चाहते थे और क्लर्क्स की सेवा लेना चाहते थे अपने ऑफिसेस में, और आमतौर पे भारतीयों को निचले पदों पर नियुक्त किया जाता था। तो ये उनकी शिक्षा नीति थी। और आप लोग जानते हैं कि मैकाले, जो सबसे बड़ा व्यक्ति जो इस नीति के लिए जिम्मेदार था, मैकाले, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम लोग मैकाले मिनट, 1835 का मैकाले मिनट। तो मैकाले मिनट में यह स्पष्ट रूप से मैकाले ने कहा था कि भारतीयों को पहले ज़हनी तौर पे गुलाम बनाओ, दिमागी तौर पे गुलाम बनाओ। अगर ये लोग दिमागी तौर पे गुलाम बन जाएंगे तो ये सैकड़ों वर्षों तक गुलाम बन के रहेंगे, और समाज के एक छोटे से वर्ग को शिक्षित करो ताकि वो क्लर्क्स की भांति काम कर सकें, ठीक है। तो इस तरह से पॉलिसीज, हम जो भी पॉलिसीज पढ़ते हैं ना, तो हमने उसके लिए यूनिट 2 बना रखा है, यूनिट 1, यूनिट 2, ठीक है, और एक यूनिट हम लोग बनाते हैं जिसको हम लोग कह रहे हैं यूनिट 3। अब इतना सारा एक्सप्लॉइटेशन, इतने जबरदस्त और बड़े पैमाने पर भारतीयों का शोषण, और अब धीरे धीरे करके भारतीयों की प्रतिक्रिया सामने आने लगी। तो यूनिट 3 में हम लोग रख ले रहे हैं इंडियन रिस्पॉन्सेस, यानी कि भारतीयों के द्वारा दी गई प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया क्या दी थी भारतीयों ने? तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं, एक प्रतिक्रिया तो ट्राइबल लोगों की तरफ से आई थी, कबीलाई लोगों की तरफ से। तो कबीलाई लोगों ने कई विद्रोह किए, ट्राइबल रिवोल्ट्स। दूसरा हम लोग देखते हैं पीजेंट रिवोल्ट्स, ठीक है ना। तीसरा सिविल रिवोल्ट्स, ट्राइबल, पीजेंट्स, सिविल रिवोल्ट्स, और जो इन सबकी चरम अभिव्यक्ति था, उस चरम अभिव्यक्ति था जो आप जानते हैं, द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। और पांचवा जिसमें हम लोग पढ़ते हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। क्योंकि भारत में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन प्रतिक्रिया के रूप में आया, अंग्रेजों के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया के रूप में आया, उसका एक पहलू यह भी था, वो ये था कि जो अंग्रेजों की शैक्षणिक नीति है कि भारतीयों को मानसिक रूप से गुलाम बनाओ, और जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का एक उद्देश्य यह भी था कि भारतीयों को ज़हनी तौर पे उस गुलामी से थोड़ा आजाद कराओ, मुक्त कराओ, और अपने समाज में, अपने धर्म में घुस गई बुराइयों को दूर करना है।
क्योंकि अंग्रेज ना हमारी बुराइयों के बहाने हमें लगातार नीचा दिखा रहे थे कि देखो ये इंडियंस, ये भारतीय लोग असभ्य लोग हैं, ये जंगली लोग हैं, ये लोग सती प्रथा का पालन करते हैं, इनके यहाँ बाल विवाह होता है, इनके यहाँ पर्दा प्रथा का पालन किया जाता है। तो हमारे समाज की अच्छाइयों को अंग्रेज नहीं उठाते थे, नहीं दिखाते थे दुनिया के सामने। हमारे समाज में, हमारे धर्मों में जितनी बुराइयां व्याप्त थी ना, वो बुराइयों को दुनिया के सामने रखते थे और वो अपने शासन को जायज ठहराने की कोशिश करते थे कि देखो ये घटिया लोग हैं, ये पतित लोग हैं, ये निचले तबके के लोग हैं, ब्लैक्स हैं, और इनको हम लोग इनका उद्धार करने के लिए भारत में आए हैं। हम भारत का शोषण करने, हम भारत पर शासन करने नहीं आए, ऐसा अंग्रेज कह रहे हैं। कि हम लोग इंडिया में क्यों आए? हम लोग इंडिया में आए हैं ताकि हम लोग भारतीयों का उद्धार कर सकें। तो अब हमारे समाज की बुराइयों को उजागर करके हमें नीचा दिखा रहे थे। तो उस जमाने में कई भारतीयों को लगा कि ये तो गड़बड़ बात है, ये तो गलत बात है, हमें अपने समाज और हमें अपने धर्मों में सुधार करना पड़ेगा, सुधार करना चाहिए, ताकि एक और तो हमारा समाज सुधार भी हो, हमारा समाज आगे बढ़े, और दूसरा जो अंग्रेज हमें नीचा दिखा रहे थे लगातार, उससे भी हम मुक्ति प्राप्त कर सकें। तो यूनिट 3 में एक पांचवा, और यूनिट 3 में ही जो सबसे महत्वपूर्ण विषय जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए, विशेषकर प्रीलिम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, वो इंडियन रिस्पॉन्स ही है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो ये भी हम लोग यूनिट 3 में रखते हैं, ठीक है। तो एक सेगमेंट हमने बनाया आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट को हमने 3 यूनिट में बांटा हुआ है। यूनिट 1 और यूनिट 2 इसका अध्ययन आपने विनय सर के क्लासेस में किया, और यूनिट 3 का एक पार्ट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, और इससे 4-5 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में, या हो सकता है 6 क्वेश्चन भी मिल जाए। अमूमन 4 या 5 सवाल मिल ही जाते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट से प्रीलिम्स में, खास करके ऑब्जेक्टिव टाइप। तो यूनिट 3 का एक पार्ट है इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है ना। तो अब अगले 5-6 लेक्चर्स में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, ठीक है। सोर्स बुक हम लोग ले रहे हैं, पहली एक टेक्स्ट बुक written by Professor Bipin Chandra, India's Struggle for Independence, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष ये ले रहे हैं। ये किताब छपती है दिल्ली विश्वविद्यालय से, और इसका ये इंग्लिश टेक्स्ट बुक का ट्रांसलेशन है, ये हिंदी माध्यम क्रियान्वयन, हिंदी माध्यम क्रियान्वयन संस्थान दिल्ली विश्वविद्यालय ने ओरिजिनल टेक्स्ट बुक का हिंदी ट्रांसलेशन किया हुआ है। और ये हिंदी ट्रांसलेशन, जो हिंदी अनुवाद है, ये बेहद स्तरीय है, उच्च स्तरीय ये अनुवाद किया गया है, ठीक है। दूसरा सोर्स मटेरियल हम लोग लेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी क्लास 12 पार्ट 3, नई वाली एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी, और ये क्लास 12 पार्ट 3 लिखा होगा, देखिएगा उस पे, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री। तो ये 2 सोर्स मटेरियल हम लोग लेते हैं डिस्कशन के लिए, जहां से प्रीलिम्स और मेंस में ज्यादातर सवाल हमें मिल जाया करते हैं। अब इंडियन नेशनल मूवमेंट, देखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में बोला जाता है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज अ प्रोडक्ट, INM वाज अ प्रोडक्ट ऑफ सेंट्रल कॉन्ट्रडिक्शन, central contradiction between, सेंट्रल कॉन्ट्रडिक्शन, देखिए सेंट्रल कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है बुनियादी अंतर विरोध। अंतर विरोध का मतलब एक दूसरे के ठीक उलट, दो चीजें हैं, दोनों एक दूसरे के ठीक उलट हैं।
ठीक है, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज अ प्रोडक्ट ऑफ सेंट्रल कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन colonial interests and interests of the Indians. ठीक है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक उत्पाद है। किसका उत्पाद? बुनियादी अंतर्विरोध का उत्पाद। किसके किसके बीच में बुनियादी अंतर्विरोध? औपनिवेशिक हितों, औपनिवेशिक यानी कि अंग्रेजों के हितों, औपनिवेशिक हितों के मध्य और भारतीयों के हितों के मध्य क्या है? बुनियादी अंतर्विरोध। ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है ना, अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के एकदम विपरीत, अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, ये सेंट्रल कॉन्ट्राडिक्शन है। कैसे कॉन्ट्राडिक्शन है? देखिए, ये लोग अंग्रेज लोग क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडिया एंड इंडियंस टू द मैक्सिमम, यानी कि जितना संभव हो सके भारत का और भारतीयों का अधिकतम शोषण। ठीक है, अधिकतम शोषण। और ये शोषण, इसके बारे में हमने कहां पढ़ा? हम लोग कहां पढ़ते हैं इसके बारे में? हम लोग पढ़ते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में यही पढ़ा जाता है कि कैसे अंग्रेजों ने भारत का और भारतीयों का अधिकतम शोषण किया। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, हर एक तरीके से शोषण, यानी कि जीवन के हर एक पहलू का शोषण किया अंग्रेजों ने। तो अब हमें क्या करना? देखिए, हमें क्या करना था? एक तो हमने समझ लिया कि अंग्रेज हमारा लगातार शोषण करते जा रहे हैं और भारतीयों को चाहिए था, क्या चाहिए था? भारतीयों को चाहिए था फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन। फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन यानी कि शोषण से मुक्ति। अंग्रेज अधिकतम शोषण करना चाह रहे हैं और हमें उस अधिकतम शोषण से मुक्ति चाहिए थी। तो दोनों अपोजिट है ना, एक शोषक और एक शोषित। तो शोषक और शोषित के बीच के हित बिल्कुल अलग अलग, अपोजिट। और इसी का कॉन्ट्राडिक्शन है, दोनों का कॉन्ट्राडिक्शन है। और इसी कॉन्ट्राडिक्शन का परिणाम क्या था? इसी कॉन्ट्राडिक्शन का परिणाम था इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन औपनिवेशिक हितों और भारतीयों के हितों के मध्य बुनियादी अंतर्विरोध का नतीजा था। ठीक है ना, ये अब ये बुनियादी अंतर्विरोध, इसको थोड़ा और समझते हैं। अगर हम लोग एक तरफ लिख लें द ब्रिटिश, ठीक है ना, अंग्रेज लोग, द ब्रिटिश, और दूसरी तरफ हम लोग लिख लें इंडिया। ठीक है, इंडिया जो कि क्या बन चुका था? कॉलोनी। यूनिट 1 में हमने देखा इंडिया कैसे कॉलोनी बना, और ब्रिटिश ये विजेता बन के उभरा, यानी कि ये इंपीरियलिस्ट पावर, साम्राज्यवादी शक्ति, और भारत उपनिवेश। तो अब संबंध क्या है? ठीक है, संबंध ये कि अब भारत से हर वो एक चीज जाएगी जो जा सकती थी, जैसे रॉ मटेरियल्स एंड मिनरल रिसोर्सेस। रॉ मटेरियल्स एंड मिनरल रिसोर्सेस, कच्चे माल की आपूर्ति होगी और खनिज संसाधन की आपूर्ति होगी। जैसे देखिए, कॉटन, सिल्क, जूट, हेम्प, कोल एंड मेटेलिक ओर्स, जा रहे ना संसाधन, कपास, कच्चा रेशम, जूट, पटसन, कोयला, धातु के
अयस्क, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, क्यूप्राइट, बॉक्साइट, मैलाकाइट, ये सब जाते, और हमारा ही सामान जाता और बदले में वापस क्या आता? बदले में आता मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, विनिर्मित वस्तु, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आते, विनिर्मित वस्तु आते, ठीक है ना। तो कहां से आते? अंग्रेजों के फैक्ट्रीज में जो बनने वाले सामान होते वो आते थे, ठीक है ना। तो कॉटन, हमारा कॉटन जाता था और हमारे ही कॉटन, हमारे ही सिल्क, हमारे ही कच्चे माल से सामान बना करके फैक्ट्री मेड गुड्स या मैन्युफैक्चर्ड, इसी को हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चर्ड या फैक्ट्री मेड गुड्स आते। और जब हम फैक्ट्री मेड गुड्स खरीदते तो फिर से हमारा पॉकेट में से पैसा निकलता। एक तो हमारा कच्चा माल जा रहा है, उस पे से हमारा पैसा जा रहा है, यानी कि जो भी पैसा यहां से जिस भी रूप में जाता था, इसे हम लोग बोलते थे, इसे हम लोग कह रहे हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी कि धन का बहिर्गमन। कई रूपों में धन का बहिर्गमन होता था, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि धन का बहिर्गमन होता था, ड्रेन ऑफ वेल्थ होता था। और आप लोग जानते हैं कि ये सबसे पहले हमारे नरमपंथी नेता, जिनको भारत का पिता है, शानदार बुजुर्ग, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी, उनको द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो उन्होंने ये रखा था सामने, ये थ्योरी, एक सिद्धांत दिया था, एक किताब लिखी थी उन्होंने अंग्रेजों के आर्थिक नीतियों की बखिया उधेड़ने के लिए, विश्लेषण करने के लिए। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एक नामक एक किताब लिखी थी। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक उस पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने, जो कि हमारे नरमपंथी नेता थे, उन्होंने ये धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया। और उन्होंने अपनी पुस्तक में सबसे पहले भारतीयों का पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी, जो कि बेहद 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 कमाई थी। और उन्होंने कहा था कि हर साल अंग्रेज भारत से 30 करोड़ पाउंड का प्रोडक्टिव कैपिटल, उत्पादक पूंजी भारत से इंग्लैंड लेके चले जाते थे, जिसके बदले में भारत को एक फूटी कौड़ी भी प्राप्त नहीं होती थी। So drain of wealth, this theory which was given by Dada Bhai Nauroji in his textbook Poverty and Un-British Rule in India, he had written to analyze the real exploitatory character of the British Raj in India. In his textbook, he had mentioned that annually the Britishers denuded huge amount of wealth of India to England, in return for which India couldn't get even a single penny. एक फूटी कौड़ी नसीब नहीं होती थी इंडियंस को उसके बदले में। तो अब देख रहे हैं ना, इस पूरे फ्लो चार्ट में एक चीज समझ में आ रही है हमें कि भारतीयों और अंग्रेजों के हितों में क्या था? बुनियादी अंतर्विरोध था। लिखा हुआ है इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज अ प्रोडक्ट ऑफ सेंट्रल कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है ना, ये सेंट्रल प्रोडक्ट ऑफ सेंट्रल कॉन्ट्राडिक्शन, आईएनएम। तो सेंट्रल कॉन्ट्राडिक्शन किसके किसके बीच में? अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में। भाई इनके हित अलग हैं और हमारे हित अलग, और दोनों के हितों में बुनियादी अंतर्विरोध, और इस अंतर्विरोध का नतीजा आगे चल के हमने राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में देखा। अब राष्ट्रीय आंदोलन को समग्र रूप से पहले समझिए। एक हॉलिस्टिक अप्रोच लेकर के नेशनल मूवमेंट को समझा जाता है कि अगर आप एक हॉलिस्टिक अप्रोच में नेशनल मूवमेंट को समझ गए तो आप बहुत सारी चीजों को अपने आप समझ जाएंगे। ऐसे भी क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे जो हो सकता हो उस वक्त आपको तुरंत याद ना आए, लेकिन जब एक बार एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप कर जाती है, विश्लेषणात्मक क्षमता एक बार जब विकसित हो जाती है, तो आप ना आते हुए भी बहुत सारे प्रश्नों का इनडायरेक्टली आंसर दे पाते हैं, ठीक है ना। तो इंडियन, देखिए हम लोग जो आगे पढ़ने जा रहे हैं वो है इंडियन नेशनल, हम लोग आईएनएम लिख ले रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट को, ठीक है। आगे हम आईएनएम ही लिखेंगे, इसका मतलब होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। तो पहले तो हम इसका समझते हैं आइडियोलॉजिकल डायमेंशन, ठीक है ना, आइडियोलॉजिकल डायमेंशन। अगर आप आइडियोलॉजिकल डायमेंशन समझ जाते हैं तो ये आंदोलन को समग्र रूप से समझना बहुत आसान हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के वैचारिक आयाम। यह डिस्कशन जितना प्रीलिम्स में काम आएगा उतना ही मेंस और इंटरव्यू में भी काम आएगा। वैचारिक आयाम, ठीक है। तो पहले हमें ना वैचारिक आयाम समझना होता है। तो विचार, जैसे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरणों में नरमपंथी, गरमपंथी और गांधीवादी या अंतिम चरणों में एक रणनीति बनाई गई थी ना। और जब भी देखिए, जब भी हम रणनीति बनाते हैं तो रणनीति बनाते समय हम सामने वाले की भी तो रणनीति का अध्ययन करेंगे ना। कि जब हम अपने राष्ट्रीय आंदोलन की रणनीति बनाने जा रहे थे तो हमें यह मालूम होना चाहिए था कि अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने के लिए किस प्रकार से अपनी रणनीति का विकास किया था। तो अगर हम अंग्रेजों की रणनीति को समझ जाते तो हम आसानी से और बेहतर तरीके से अपनी रणनीति बना सकते थे, और हमने बनाई भी और आजादी भी हासिल की। तो देखिए, एक तो होता है कि नेचर ऑफ कॉलोनियल रूल, ठीक है, नेचर ऑफ कॉलोनियल रूल। भारत में औपनिवेशिक शासन की प्रकृति, ठीक है ना, भारत में औपनिवेशिक शासन की प्रकृति या प्रकृति लिख लेते हैं ना, नेचर, प्रकृति, औपनिवेशिक शासन की प्रकृति। तो अब देखिए, भारत में अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने के लिए पूरी रणनीति का विकास किया हुआ था। जो उन्होंने 1757 में प्लासी की लड़ाई जीती, तो उसके आगे 1857 तक वो लगातार भारत पे शासन करने के लिए और अनंत समय तक शासन करने के लिए लगातार रणनीति बनाते रहते थे। तो उनकी रणनीति क्या थी कि देखिए, उनकी रणनीति का एक हिस्सा तो यह था कि द ब्रिटिश रूल रेस्टेड ऑन द पॉलिसी ऑफ, भारत में अंग्रेजी राज की नीति जो थी, वो जो भारत में अंग्रेजी राज स्थापित था, उसके 2 पक्ष थे। The British rule in India was rested on 2 important things. First one was protectionism, संरक्षणवाद, ठीक है, संरक्षणवाद की नीति, प्रोटेक्शनिज्म। और दूसरा पक्ष था उसका एब्सोल्यूटिज्म, यानी कि सर्वोच्चता, अंग्रेजों की सर्वोच्चता। एब्सोल्यूट मतलब जिसको चुनौती नहीं दी जा सके, जिससे कोई सवाल ना पूछा जा सके। तो अब संरक्षणवाद का मतलब ये कि अंग्रेज लोग हमसे क्या कह रहे हैं, भारतीयों से क्या कह रहे हैं। अंग्रेज भारतीयों से ये कह रहे हैं कि वो भारत में भारतीयों का उद्धार करने के लिए आए हैं, ठीक है ना, भारत में भारतीयों का उद्धार करेंगे। तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो भारत पर शासन करने आए हैं, वो कह रहे हैं कि हम भारत में इसलिए आए हैं कि हम भारतीयों को संरक्षित कर रहे हैं, हम भारतीयों का उद्धार करने आए हैं। प्रोटेक्शनिज्म, संरक्षणवाद। और इसको एक नाम दिया जाता है व्हाइट मैन्स बर्डन, ठीक है ना, व्हाइट मैन्स बर्डन, ये टेक्निकल टर्म है। व्हाइट मैन्स बर्डन, ये एक पॉलिटिकल थिंकर ने दिया था, एंटोनियो ग्राम्शी, ठीक है। एंटोनियो ग्राम्शी ने व्हाइट मैन्स बर्डन का एक सिद्धांत दिया था अंग्रेजों की इस नीति के लिए कि वो भारत में भारतीयों का उद्धार करने आए हैं। व्हाइट मैन्स बर्डन, कि अंग्रेज लोग ये कह रहे हैं कि चूंकि वो ज्यादा सिविलाइज्ड हैं, जल्दी सिविलाइज्ड हो गए हैं, ठीक है, वो लोग सुसभ्य हैं, तो उनके कंधों पे बड़ा भार आन पड़ा है। क्या भार आन पड़ा है कि वो भारत में इसलिए आए हैं कि वो भारतीयों का उद्धार कर सकें, भारतीयों को संरक्षण दे सकें,
यानी कि यूं समझिए इसे कि अपने शोषण पर एक पर्दा डाला अंग्रेजों ने, और उस पर्दे में ये दिखा रहे हैं कि वो क्या है, वो भारत में भारत का उद्धार करने आए हैं, उनको बड़ी फिक्र है भारतीयों की। हालांकि ऐसा था नहीं। देखिए ऊपर हमने पढ़ा, इस फ्लो चार्ट में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि अंग्रेजों का कतई कोई इरादा नहीं था भारतीयों का उद्धार करने का या भारतीयों का संरक्षण करने का। ऐसा उन्होंने कहा कि वो संरक्षण देने आए हैं, भारतीयों का उद्धार करने आए हैं। और दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि भारत में अंग्रेजी राज सर्वोच्च है, एब्सोल्यूटिस्ट, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूटिस्ट रूल, तो British rule in India was the absolutist rule and they enjoyed unquestionable authority, ठीक है ना। अंग्रेजों की सत्ता निरंकुश थी, ठीक है ना, एब्सोल्यूटिस्ट, और ये निरंकुश, उस पर किसी का अंकुश नहीं था। तो एक तरफ वो ये भी दिखा रहे हैं कि वो भारतीयों का उद्धार करने आए हैं, और दूसरी तरफ वो उनका हिडन एजेंडा क्या है कि वो निरंकुश रहेंगे, उनके ऊपर कोई भी इंडियन, कोई भी भारतीय अंकुश नहीं लगा पाएगा, उनसे सवाल नहीं पूछ पाएगा। तो भारत में अंग्रेजी राज की, औपनिवेशिक शासन की एक प्रकृति तो ये दिखाई देती है कि उनमें प्रोटेक्शनिज्म और दूसरा एब्सोल्यूटिज्म। और दूसरे पॉइंट में देखिए दूसरा नेचर क्या था कि अंग्रेजों ने क्या किया, लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बुक्स हैड बीन कंपाइल्ड, ठीक है ना। विधिक और प्रशासनिक पुस्तकों को संहिताबद्ध किया गया, ठीक है ना। तो अंग्रेजों ने रूल्स एंड सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे, ठीक है। आप जानते हैं अभी कि जो पैंडेमिक एक्ट है, एपिडेमिक पैंडेमिक एक्ट है इंडिया में, जो अभी लागू हुआ है, आप देख रहे हैं, ये कब का बना हुआ है, ये अंग्रेजों के समय का बना हुआ है पैंडेमिक एक्ट, ठीक है। तो अंग्रेजों ने लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव बुक्स को कंपाइल किया था भारत पर शासन स्थापित करने के लिए और लंबे समय तक करने के लिए। सो लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बुक्स हैड बीन कंपाइल्ड। जैसे आप जानते हैं इंडियन पेनल कोड, आईपीसी, ठीक है ना, आईपीसी इंडियन पेनल कोड, इसको बोला जाता था ताजीराती हिंद की दफाएं, ठीक है ना। जैसे ताजीराती हिंद की दफा 302 के तहत सजाए मौत मुकर्रर की जाती है, आईपीसी। तो 1862 के आसपास ही अंग्रेजों ने आईपीसी का कंपाइलेशन काफी हद तक कर लिया था। तो भारत में अंग्रेजों का शासन आप देखेंगे कि लीगल तरीके से चलाने की वो लोग कोशिश करते थे, लॉ बना करके चलाने की कोशिश किया करते थे। तो ये दिखाने के लिए भी था कि भाई देखिए हम भारत पर शासन बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बड़े बढ़िया प्रशासनिक तरीके से कर रहे हैं, ठीक है ना। हैप्पैजार्ड मैनर में वो भारत पर शासन नहीं करते थे, बड़े विधिवत तरीके से किया करते थे, लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव बुक्स को कंपाइल करके किया करते थे। तो दूसरा नेचर हमें ये दिखाई दे रहा है। तीसरा नेचर जो हमें दिखाई दे रहा है, नेचर वो ये था दैट द ब्रिटिश रूल हैड बीन बेस्ड ऑन कि अंग्रेजी शासन आधारित था, किस पे आधारित था, टू नोशंस, दो अवधारणाओं पर आधारित था। भारत में ब्रिटिश शासन दो अवधारणाओं पर आधारित था, दो अवधारणाओं पर। पहली अवधारणा देखिए तीसरे प्रकृति में, पहली अवधारणा ये थी दैट दे ब्रिटिशर्स आर द वेल विशर्स ऑफ द इंडियंस। The Britishers are the well-wishers of the Indians.
कि अंग्रेज लोग भारतीयों के शुभचिंतक, ठीक है ना, अंग्रेज भारतीयों के शुभचिंतक थे। हालांकि आप समझ रहे होंगे कि ये बिल्कुल पूरी तरीके से गलत अवधारणा अंग्रेजों ने बिठाई थी भारतीयों के मन में। वो धीरे धीरे करके ना भारतीयों के मन में उन्होंने बिठा दिया था कि अंग्रेज भारतीयों के माई बाप हैं, वेलविशर्स हैं, ठीक है ना। तो अंग्रेज भारतीयों के शुभचिंतक, एक हमारे दिमाग में यह अवधारणा बिठाई गई। और दूसरा ये भी कि द ब्रिटिश रूल, ठीक है ना, द ब्रिटिशर्स, या ऐसे लिख देते हैं लोग, द ब्रिटिशर्स आर इनविंसिबल, द ब्रिटिशर्स आर इनविंसिबल, यानी कि अंग्रेज अपराजेय हैं। दो अवधारणाएं, ठीक है ना, दो अवधारणा विकसित किया है कि पहली अवधारणा ये कि द ब्रिटिशर्स वर वेल विशर्स ऑफ द इंडियंस एंड द ब्रिटिशर्स आर इनविंसिबल मतलब अपराजेय। तो एक तरफ वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे शुभचिंतक, और दूसरी तरफ ये भी धमका रहे हैं कि देखो भाई हम अपराजेय लोग हैं और हमें चुनौती देने की कोशिश मत करना, चुपचाप हमारे शासन में पड़े रहो, हम तुम्हारे शुभचिंतक हैं। अब हम ये जान रहे हैं कि वो हमारे शुभचिंतक नहीं थे, हमारे शुभचिंतक नहीं थे, उन्होंने सिर्फ शुभचिंतक होने का क्या किया था, शुभचिंतक होने का बहाना किया था। और इसके लिए एक थ्योरी क्या डेवलप की गई थी, एक थ्योरी डेवलप की गई थी व्हाइट मैन्स बर्डन, श्वेत लोगों के कंधे पर भार, और दूसरी थ्योरी अंग्रेजों ने डेवलप की थी सोशल डार्विनिज्म। सोशल डार्विनिज्म, ये दोनों ही गलत अवधारणाएं अंग्रेजों ने भारतीयों के मन में लगातार लंबे समय में बिठा दी थी कि सोशल डार्विनिज्म होना चाहिए, सामाजिक डार्विनवाद, श्वेत लोगों के कंधों पर भार, और सामाजिक डार्विनवाद। सामाजिक डार्विनवाद बिल्कुल फॉल्स आइडियोलॉजी था। और इसमें अंग्रेजों ने हमें क्या बताया कि उन्होंने यह बताया कि नेचुरल सुपीरियॉरिटी है, नेचुरल सुपीरियॉरिटी ऑफ व्हाइट्स ओवर ब्लैक्स, काले लोगों पर श्वेत लोगों की प्राकृतिक श्रेष्ठता। ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता। आपने थोड़ा भी साइंस, थोड़ा भी जियोलॉजी पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि ऑल ऑफ अस ऑन दिस अर्थ वी आर होमो सैपियंस। सैपियंस, होमो दो बार सैपियंस, होमो जीनस, सैपियंस स्पीशीज एक बार, और सैपियंस सब स्पीशीज। सो वी आर दो बार होमो सैपियंस, होमो सैपियंस सैपियंस। अब आप चाहे अफ्रीकन हो, चाहे आप चाइनीज हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे यूरोपियन हो, चाहे इंडियन हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन हो, कोई भी हो XYZ, आप हैं होमो सैपियंस सैपियंस। अलग अलग क्षेत्रों में बसने की वजह से हमारे बॉडी में एडाप्टेशन के कारण थोड़े बहुत चेंजेस आ गए हैं। कहीं बाल ज्यादा घुंघराले हैं, कहीं बड़े सिल्की लहलाते बाल हैं, कहीं स्किन में मेलानिन पिगमेंटेशन ज्यादा हो गया है, कहीं स्किन में मेलानिन पिगमेंटेशन कम हो गया है, कहीं पे कद काठी तगड़ी है, कहीं पे कद काठी छोटी कमजोर है, कहीं पे आंखें बड़ी बड़ी हैं, कहीं पे आंखें छोटी छोटी हैं। तो इस तरह की जो चीजें थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन होमो सैपियंस में दिखाई देता है ना, ये अलग अलग क्षेत्रों में रहने और वहां के वातावरणीय दशाओं में अनुकूलन के कारण दिखाई देता है। अदरवाइज all of us are equal, ठीक है। there is nothing like natural superiority of one race over another human race। तो false ideology डेवलप किया गया व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी एंड सोशल डार्विनिज्म, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर था एक ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, उसने ये दिया था सोशल डार्विनिज्म, जो कि पूरी तरीके से फॉल्स आइडियोलॉजी थी। ये सिर्फ भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित करके लंबे समय तक चलाए जाने के लिए थी। लेकिन धीरे धीरे करके इंडियंस के तो दिमाग में उन्होंने बिठा दिया ना कि अंग्रेज हमारे माई बाप्स हैं, ये बड़े भले लोग हैं, ये हमारे शुभचिंतक हैं, ये बड़े ताकतवर लोग हैं, अपराजेय लोग हैं, इन्हें चुनौती नहीं दी जानी चाहिए, ठीक है। तो एक और ये डायमेंशन है। पहला हमने क्या देखा, पहला देखा
कि the British rule rested on the policy of protectionism and absolutism. Second one was that the legal and administrative textbooks have been compiled, and third one that the British rule had been based on two nations, that the Britishers are well-wishers of the Indians and the Britishers are invincible. और इसके लिए सोशल डार्विनिज्म और व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी का डेवलपमेंट किया। अब इसके अलावा एक चौथा डायमेंशन भी हमें समझ में आ रहा होता है अंग्रेजों की नीति में, फोर्थ डायमेंशन भी आप देख पाएंगे इसमें। और कॉलोनियल रूल जो था, यानी कि दी ब्रिटिश रूल, ठीक है, दी ब्रिटिश रूल। अब इसमें देखते हैं आप दो चीजें, एक तरफ आप देखेंगे रिप्रेशन, ठीक है, और यानी कि दमन, और दूसरी तरफ आप देखेंगे सैंक्शन यानी कि छूट। दमन और दमन के साथ साथ छूट। तो जब भी अंग्रेजों का मन करता, वो देखते कि भारतीय लोग आगे बढ़ रहे हैं, विरोध करना शुरू कर रहे हैं, वो दमन करते, और दमन करने के बाद और जब हम कुछ और डिमांड करते कि भाई कुछ दे दो, हमें कंसेशन दे दो, तो वो हमें कुछ छूट भी दिया करते थे। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेशंस, संवैधानिक रियायतें, ठीक है ना, संवैधानिक रियायतें। जैसे देखिए इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909, ठीक है, इसको आप लोग जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एक और नाम दिया जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। एक छूट ये दिखाई दे रहा है। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारत शासन अधिनियम 1919, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये सब ना बीच बीच में अंग्रेज लोग क्या देते थे, हमें संवैधानिक रियायतें प्रदान किया करते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेशन दिया करते थे। तो एक दमन चक्र, और दमन चक्र के बाद वो छूट, दमन छूट, ये उनकी नीति का हिस्सा था, ठीक है। और इसे हम लोग कुछ इस तरह से समझते हैं, अगर हम इन दोनों को मिला करके लिखे, दमन, रिप्रेशन एंड सैंक्शन, तो एक पॉलिसी नजर आती है हमें अंग्रेजों की, जो उन्होंने भारतीयों पर इंप्लीमेंट किया था। इसको हम लोग बोलते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, दमन और छूट। यहां पे इसका लिटरल ट्रांसलेशन, शाब्दिक अनुवाद मत कर दीजिएगा कि गाजर और डंडे की नीति, ठीक है ना। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी फ्रेज है। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का मतलब होता है दमन, और दमन के साथ साथ कुछ रियायतें प्रदान कर देना। तो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी एक हमें ये दिखाई दे रहा है। तो ये सब जो हमने पढ़ा, ये हम स्पष्ट रूप से समझ पा रहे हैं, देखिए कि अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने के लिए पूरी रणनीति का विकास किया था। एक पूरे अच्छी भली रणनीति के साथ वो लोग भारत पर शासन कर रहे थे, और इसी को हम लोग समझते हैं जब अच्छे तरीके से, तो हम क्या करें कि क्या है नेचर ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया, भारत पर औपनिवेशिक शासन की प्रकृति क्या थी, अंग्रेजों की शासन की प्रकृति क्या थी। तो एक बार जब हमारे भारतीय नेता, स्वतंत्रता संग्राम के नेता, उनकी प्रकृति को समझ गए, तो उनकी प्रकृति के अनुसार ही हमने क्या डेवलप किया, हमारे नेताओं ने डेवलप किया अपनी रणनीति, और इसी को हम लोग बोलते हैं नेशनलिस्ट स्ट्रेटेजी, यानी कि राष्ट्रवादी रणनीति, नेशनलिस्ट स्ट्रेटेजी या राष्ट्रवादी रणनीति। किसके विरुद्ध? अंग्रेजी राज के रणनीति के विरुद्ध हमारे लीडरशिप ने, हमारे नेताओं ने एक शानदार राष्ट्रवादी रणनीति का विकास किया था। अब इस राष्ट्रवादी रणनीति का विकास मूल रूप से कब प्रारंभ होना शुरू हुआ? 1885 से लेकर के 1947 तक। और इस रणनीति का विकास मूल रूप से आप देखेंगे कि 3 चरणों में हुआ। अगर हम लोग इसको ग्राफ पे लें और तीनों चरणों को देखें, तो आप जानते हैं कि एक चरण होगा 1885
1885 से लेकर के 1904-1905 के आसपास का। दूसरा चरण आता है 1905 से लेकर के 1915-16 का, और फिर तीसरा चरण बैठता है 1915-16 से लेकर के 1947 का। और इन 3 चरणों में राष्ट्रवादी रणनीति का विकास हुआ, ठीक है ना। 3 चरणों में राष्ट्रवादी रणनीति का विकास हुआ। एक चरण जिसे हम लोग बोलते हैं मॉडरेट, नरमपंथी चरण 1885 से 1905। दूसरा एक्सट्रीमिस्ट यानी कि गर्मपंथी चरण 1905 से 1915। और तीसरा थर्ड एंड फाइनल फेज, अंतिम तीसरा और अंतिम चरण, जिसे आमतौर पर गांधीयन फेज भी बोला जाता है या गांधीवादी चरण की भी संज्ञा दी जाती है। इसलिए भी बोल दिया जाता है यहां गांधीवादी चरण, क्योंकि इस चरण में गांधी जी की विचारधारा और गांधी जी की रणनीति ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी बाकी अन्य लोगों की रणनीति के साथ मिलकर के, इसीलिए इसे गांधीवादी चरण। तो जब भी हम गांधीवादी चरण बोलते हैं ना, तो हम गांधीवादी चरण का मतलब गांधी जी नहीं, गांधी जी की रणनीति और गांधी जी की विचारधारा को काफी हद तक चूंकि लोगों ने अपनाया था, इसीलिए तीसरे और अंतिम चरण को गांधीवादी चरण की संज्ञा दी जाती है। आप नहीं चाहते तो मत दीजिए संज्ञा, ठीक है ना। आप लिख दीजिए थर्ड एंड फाइनल फेज, थर्ड एंड फाइनल फेज। लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि तीसरे और अंतिम चरण में महात्मा गांधी की बड़ी भूमिका थी और महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक है। तो राष्ट्रवादी रणनीति का जो विकास किया गया ना, वो 2-3 चरणों से होकर के गुजरा। हमारी जो राष्ट्रवादी रणनीति थी अंग्रेजों की रणनीति के विरुद्ध में, तो अब वो क्या रणनीति थी देखिए। अब मेन एलिमेंट जो उसका था, नेशनलिस्ट स्ट्रेटजी के मेन एलिमेंट्स थे। पहला देखिएगा, पहला देखेंगे आप कि एक हेजिमोनिक स्ट्रगल चलाया गया था, हेजिमोनिक स्ट्रगल और वॉर ऑफ पोजीशन, ठीक है ना। हेजिमोनिक स्ट्रगल और वॉर ऑफ पोजीशन, या इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में इसको कहते हैं, हेजिमोनिक का मतलब हो गया प्रभुत्व, ठीक है ना, या वॉर ऑफ पोजीशन स्थिति का युद्ध। हेजिमोनिक स्ट्रगल का मतलब होता है देखिए कि एक तरफ भारतीयों के मन में क्या स्थापित हो गई थी, द ब्रिटिश हेजिमनी, द ब्रिटिश हेजिमनी, ठीक है ना। अंग्रेजों की हेजिमनी हमारे दिमाग पे, दिलो दिमाग पर स्थापित हो गई थी। क्या स्थापित हो गई थी कि अंग्रेज हमारे माई बाप हैं, वो भारतीयों का कल्याण करने भारत में आए हैं, इसी को बोलते हैं द ब्रिटिश हेजिमनी। और इसको हम लोग कहते हैं आइडियोलॉजिकल इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश। भारतीयों के दिलो दिमाग पर अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया वैचारिक प्रभुत्व, वैचारिक प्रभुत्व। क्या 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 कि अंग्रेज हमारे माई बाप लोग हैं, ये ब्रिटिश हेजिमनी, आइडियोलॉजिकल हेजिमनी, आइडियोलॉजिकल इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश। तो अब सैकड़ों लोग ऐसे थे भारत में उस जमाने में जो ये मान बैठे थे कि अंग्रेज हमारे शुभचिंतक हैं, अंग्रेज हमारे शुभचिंतक हैं, अंग्रेज हमारे माई बाप हैं, वो श्रेष्ठ लोग हैं, वो सभ्य लोग हैं, जेंटलमैन हैं, सर और मैडम हैं, और हम ही लोग गोबर हैं, हम ही लोग गधे हैं। ऐसा मान बैठे थे लोग, क्योंकि ऐसा ही हमारे दिमाग में अंग्रेजों ने धीरे धीरे करके सेट किया था, बिठाया था कि इंडियंस ब्लैक्स हैं और ब्लैक्स लोग नेचुरली इंफीरियर होते हैं, अंग्रेज व्हाइट्स हैं और व्हाइट्स लोग नेचुरली सुपीरियर होते हैं। यह बिठा दिया गया था हमारे दिमाग में। तो जब भी कोई कौम या कोई समाज वैचारिक प्रभुत्व में रहेगा तो वो लंबे समय तक गुलाम बना रहेगा, ठीक है। शारीरिक गुलामी और मानसिक गुलामी में से मानसिक गुलामी बेहद खतरनाक होती है, और मानसिक रूप से गुलाम आदमी लंबे समय तक, एक जमाने तक गुलाम बना रहता है, जब तक कि उसे एहसास ना दिलाया जाए कि भाई तुम ऐसे नहीं हो, हम लोग इंफीरियर नहीं हैं,
हम लोग भी सुपीरियर अच्छे लोग हैं, हम भी इंटेलिजेंट लोग हैं, हमें बस समझने की जरूरत है। तो ब्रिटिश हेजिमनी एक तरफ, और इंडियंस को क्या चाहिए था? इंडियंस को चाहिए था इरोजन ऑफ द ब्रिटिश हेजिमनी, इरोजन ऑफ द ब्रिटिश हेजिमनी, ठीक है ना, कि ब्रिटिश जो अंग्रेजों का वैचारिक प्रभुत्व हमारे दिलो दिमाग पर बैठ गया था, छा गया था, उस वैचारिक प्रभुत्व को हमें तोड़ना था, अंग्रेजों के तिलिस्म को, अंग्रेजों के झूठ को तोड़ना था। जब तक हम अंग्रेजों के झूठ को नहीं तोड़ते, इंडियंस ये समझ ही नहीं पाते कि ये अंग्रेज कितने बुरे घटिया लोग हैं। उस जमाने की बात कर रहा हूं, अभी की नहीं, ठीक है ना। तो इरोजन ऑफ द ब्रिटिश आइडियोलॉजिकल इंपैक्ट, इसी को बोलते हैं वॉर ऑफ पोजीशन। तो वास्तव में आप देखेंगे ना कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो चला, वो आईएनएम, जिसको हम लोग लिख रहे हैं बार बार आईएनएम, ये दरअसल सीधा संघर्ष नहीं था, ये था वॉर ऑफ आइडियोलॉजी, वॉर ऑफ आइडियोलॉजी, यानी कि विचारधारा या स्थिति का युद्ध, विचारधारा या स्थिति का युद्ध था। क्या विचारधारा? अंग्रेजों की विचारधारा, औपनिवेशिक विचारधारा, कि वो लोग श्रेष्ठ हैं और हम लोग ही घटिया लोग हैं, इंफीरियर लोग हैं, वो सुपीरियर है, हम लोग इंफीरियर हैं। इस विचारधारा को तोड़ करके समाप्त करना था हमें। और तब हमारे नेताओं ने जब राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया, तो इस बात को दिमाग में रखा कि उन्हें क्या करना था? इरोजन ऑफ द ब्रिटिश आइडियोलॉजिकल इंपैक्ट। तो एक डायमेंशन नेशनलिस्ट स्ट्रेटजी का यह बनता है, हेजेमोनिक स्ट्रगल और वॉर ऑफ पोजीशन। दूसरे डायमेंशन में हम लोग लेते हैं, ठीक है, कि नेशनल मूवमेंट या राष्ट्रीय आंदोलन तब तक बड़े पैमाने पर व्यापक स्तर पर नहीं चलाया जा सकता था जब तक कि जनमानस की पूर्ण भागीदारी या व्यापक पैमाने पर भागीदारी सुनिश्चित ना कर दिया जाए। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द मैसेस वाज रिक्वायर्ड, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द मैसेस वाज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। जनमानस की सक्रिय भागीदारी राष्ट्रीय आंदोलन में चाहिए थी, ठीक है। तो जितने लोग राष्ट्रीय आंदोलन में मैसेस, मजदूर हो, किसान हो, पूंजीपति हो, स्त्रियां हो, बच्चे हैं, बूढ़े, किसान, जो कुछ भी जितना भी वर्ग हो सकता था, वो सबको सम्मिलित करना था और उन्हें बताना था कि अंग्रेज हमारे माई बाप नहीं है, उनको समझाना था। तो जब तक इंडियंस को यह समझाया नहीं जाता कि अंग्रेज बुरे लोग हैं, वो हमारा शोषण कर रहे हैं, हमें बर्बाद कर रहे हैं, हमारा खून चूस रहे हैं, तब तक इंडियंस ये मानते रहते कि अंग्रेज भले लोग हैं, हमारे शुभचिंतक हैं। तो हजारों हजार लोगों को इस बात का एहसास कराना था, ये बात बतानी थी कि अंग्रेजों ने एक तिलिस्म बना रखा है और उस तिलिस्म में ये दिमाग में हमारे बिठा दिया है कि हम लोग इंफीरियर हैं और अंग्रेज लोग सुपीरियर हैं। तो active participation of the masses was required to destroy gradually the ideological impact of the British rule, to destroy gradually the ideological impact of the British rule। अंग्रेजी शासन के वैचारिक प्रभुत्व को नष्ट करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जनमानस की भागीदारी को सुनिश्चित करना बेहद जरूरी था, ठीक है। और वैसे भी देखिए, जनमानस की सक्रिय भागीदारी प्रथम चरण में नहीं आई। जनमानस की सक्रिय भागीदारी का प्रारंभ कब हुआ? एक्सट्रीमिस्ट फेज में। और एक्सट्रीमिस्ट फेज में जनमानस की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने का काम तीन चार नेताओं ने किया था, जिन्हें हम लोग ट्रायम्विरेट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट बोलते हैं। आपने ये सब पढ़ा हुआ है, सिर्फ मैं रिकॉल करा दे रहा हूं। लाल, बाल एंड पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एंड बाल गंगाधर तिलक,
बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ये इनको सम्मिलित रूप से हम तीन नेताओं को क्या बोलते हैं? ट्रायम्विरेट ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। इन्हीं लोगों ने, इन्हीं तीन चार नेताओं ने जनमानस की भागीदारी को राष्ट्रीय आंदोलन में सुनिश्चित किया था। मॉडरेट फेज में नो पार्टिसिपेशन ऑफ द मासेस, नरमपंथी नेता ना जनमानस को आकर्षित कर पाने में, साथ ले पाने में अधिक सफल नहीं हो पाए थे। ठीक है, तो दूसरा हमें चाहिए था एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द मासेस। और तीसरा डायमेंशन राष्ट्रवादी रणनीति में बैठता है कि इस चीज को भी समाप्त करना, उस चीज को भी नष्ट करना कि अंग्रेज अपराजेय हैं, अंग्रेजों को चुनौती नहीं दी जा सकती है, उनका किसी भी स्तर पर मुकाबला नहीं किया जा सकता है, इस चीज को भी समाप्त करना था। ठीक है ना? तो ये नोशन दैट द ब्रिटिशर्स वर वेल विशर्स ऑफ द इंडियंस, की अंग्रेज लोग भारतीयों के शुभचिंतक हैं, इस अवधारणा को, इस तिलिस्म को भी तोड़ना बेहद आवश्यक था। और इस तिलिस्म को तोड़ने का काम हमारे नरमपंथी नेताओं ने, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के नेताओं ने मूल रूप से 1885 से लेकर के 1905 के मध्य में किया था। ठीक है ना? इस अवधारणा को तोड़ने का कि द नोशन दैट the British are the well wishers of the Indians was destroyed। इसको नष्ट किया गया, ये ध्वस्त किया गया विचारधारा को। ये जो तिलिस्म, ये जो झूठ बना रखा था अंग्रेजों ने, इसको नष्ट किया। किन्होंने नष्ट किया? ये नष्ट करने का काम किया दादा भाई नौरोजी ने, नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी। ठीक है ना? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। और इन्होंने एक टेक्स्ट बुक लिखी, रोटा टेक्स्ट बुक एंटाइटल्ड, ठीक है ना, एंटाइटल्ड पॉवर्टी एंड British rule in India, poverty and un-British rule in India, written by Dadabhai Naoroji, our moderate leader, also known as Grand Old Man of India। अब इस किताब में दादाभाई नौरोजी ने दो चीजें बताई खासकर। एक तो उन्होंने कैलकुलेट किया पर कैपिटा इनकम ऑफ the Indians, ठीक है, which was computed very low। और दूसरा, इसी टेक्स्ट बुक में उन्होंने फेमस ड्रेन थ्योरी दिया था। ड्रेन थ्योरी यानी कि धन का बहिर्गमन का सिद्धांत, उसमें उन्होंने 6-7 पॉइंट्स बताए थे, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ड्रेन थ्योरी को, कि ड्रेन थ्योरी में दादाभाई नौरोजी ने कौन कौन से घटक बताए थे। तो ड्रेन थ्योरी का मतलब हो गया कि unidirectional flow of wealth of India to England, in return of which India couldn't get anything considerable। तो जब दादाभाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी दे दिया ना, तो इससे सैकड़ों भारतीयों को एक बात पता चली। क्या पता चली? कि ये अंग्रेज तो हमारे शुभचिंतक है ही नहीं, ये तो हमारा पैसा लूट रहे हैं, ये तो हमें बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। तो जब दादाभाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी दे दिया और उन्होंने प्रति व्यक्ति आय की गणना कर दी, जो कि बहुत कम आया, तो इससे इंडियंस के दिमाग में एक बात आई कि अंग्रेज हमारे वेल विशर्स नहीं है, अंग्रेज हमारे वेल विशर्स नहीं है, ये हमारे माई बाप नहीं हो सकते हैं। माई बाप का तो काम, माँ बाप का तो काम बच्चों की देखभाल करना होता है ना, बच्चे का खून चूसना थोड़ी होता है। और ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारे माई बाप हैं और ये हमारा खून चूस रहे हैं। तो दादाभाई नौरोजी का ये बहुत बड़ा योगदान रहा है उस जमाने में
कि उन्होंने भारतीयों के सामने अंग्रेजों की पूरी पोल पट्टी खोल के रख दी, पूरी बखिया उधड़ के रख दी थी कि अंग्रेज कतई हमारे शुभचिंतक नहीं है, ये हमारे खून चूसने वाले लोग हैं, ये हमारा पैसा कौड़ी लूट करके ले जा रहे हैं। ड्रेन थ्योरी, तो ड्रेन थ्योरी ये बड़ा महत्वपूर्ण साबित हुआ। और दूसरा कैलकुलेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम ऑफ द इंडियंस, तो ये ध्वस्त कर दिया इन्होंने, ये तिलिस्म को ध्वस्त किया दादाभाई नौरोजी ने। और दादाभाई नौरोजी के ही फुटप्रिंट्स पर, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए अन्य नेता भी आ गया है। और जैसे एक नेता आए रोमेश चंद्र दत्ता, आरसी दत्ता, रोमेश चंद्र दत्ता, इन्होंने भी एक किताब लिखी। रोमेश चंद्र दत्ता ने एक किताब लिख दी, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का आर्थिक इतिहास। तो इन्होंने भारत का आर्थिक इतिहास लिखा, एक किताब लिखी, और इन्होंने अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों की बखिया उधेड़ के रख दी, ठीक है ना। सो ही हैड सक्सेसफुली एक्सपोज्ड द रियल एक्सप्लॉइटेटरी फेस और कैरेक्टर ऑफ द ब्रिटिश राज। आरसी दत्ता, और आरसी दत्ता और जीवी जोशी, देखिए जीवी जोशी, फिर महादेव गोविंद, रानाडे समेत कई सारे नेता सामने आए और जो अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों की बखिया उधेड़ना शुरू कर दिए। तो शुरुआत किया दादाभाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी देकर के पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, और इसको आगे बढ़ाया रोमेश चंद्र दत्ता ने, और फिर जीवी जोशी और एमजी रानाडे जैसे नेताओं ने, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा विपिन चंद्रा, जो मैंने टेक्स्ट बुक रिकमेंड की है, उसका चैप्टर नंबर 7, ठीक है, वहीं से डिस्कस कर रहा हूं मैं। तो विपिन चंद्रा, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, दिल्ली विश्वविद्यालय हिंदी माध्यम कार्यान्वयन संस्थान का चैप्टर नंबर 7 का ये डिस्कशन है। आप वहां पे इसको और अच्छे से थोड़ा पढ़िएगा, इत्मीनान से पढ़िएगा। ये तो रिवीजन क्लासेस हैं मेनली, ठीक है ना, रेगुलर बैचेस के नहीं है, तो थोड़ा सा हम तेज जा रहे हैं इसमें, तो वहां से आप पढ़ लीजिएगा। तो एक डायमेंशन ये है, ठीक है ना, ये हो गया। थर्ड डायमेंशन नेशनलिस्ट स्ट्रेटजी का, तो नेशनलिस्ट स्ट्रेटजी का पहला पार्ट क्या था, हेजिमोनिक स्ट्रगल और वॉर ऑफ पोजीशन, पहला। दूसरा, टू इंश्योर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द मैसेस। तीसरा था दैट द ब्रिटिशर्स वर द वेलविशर्स ऑफ द इंडियंस, की अंग्रेज भारतीयों के शुभचिंतक है। इस अवधारणा को तोड़ करके समाप्त करना था, जिसका प्रारंभ दादाभाई नौरोजी ने किया और जिसको आगे बढ़ाने का काम रोमेश चंद्र दत्ता, जीवी जोशी, महादेव गोविंद, रानाडे जैसे हमारे बड़े नेताओं ने किया। अब इसका एक चौथा डायमेंशन भी आता है। वो चौथा डायमेंशन ये है कि दैट द ब्रिटिश, अंग्रेजों ने ये भी तो हमारे दिमाग में बिठाया था ना, दैट द ब्रिटिश आर इनविंसिबल, कि अंग्रेज अपराजेय हैं, अंग्रेजों को चुनौती नहीं दी जा सकती है, अंग्रेजों का मुकाबला नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। इस चीज को भी ध्वस्त किया। इस चीज को किन लोगों ने ध्वस्त किया, इन चीजों को ध्वस्त किया उस जमाने के हमारे फियरलेस राइटर्स एंड नेशनलिस्ट न्यूज पेपर्स, निर्भीक लेखकों और उनके द्वारा जारी किए गए, संपादित किए गए समाचार पत्रों में। तो इन्हीं समाचार पत्रों में हमारे ये लोग, हमारे राइटर्स लेख लिखा करते और डायरेक्टली इनडायरेक्टली अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों की बखिया उधेड़ा करते, उनकी नीतियों के बारे में भारतीयों को बताया करते। जैसे देखिए, एक उस जमाने का समाचार पत्र द हिंदू और दूसरा स्वदेश मित्रम। द हिंदू और स्वदेश मित्रम अंडर द एडिटरशिप ऑफ गोपाल सुब्रमण्य अय्यर, गोपाल सुब्रमण्यम अय्यर, द हिंदू, स्वदेश मित्रम, ठीक है। और केसरी समाचार पत्र जो कि
मराठी में, द हिंदू स्वदेश मित्र में तो अंग्रेजी में छपते थे, केसरी मराठी में, और मराठा नामक एक समाचार पत्र ये इंग्लिश में छपता था और केसरी मराठी में, और दोनों ही इसके संपादक थे बाल गंगाधर तिलक, विजय तिलक, बाल गंगाधर तिलक। वैसे ही एक और समाचार पत्र था बंगाली समाचार पत्र सुरेंद्रनाथ बैनर्जिया, बैनर्जी नहीं लिखा है, जो स्पेलिंग है मैं वही लिख रहा हूं, सुरेंद्रनाथ बैनर्जिया, ये छापा करते थे और ये लोग निर्भीक रूप से लिखते थे। और ऐसे ही एक समाचार पत्र था अमृत बाजार पत्रिका, एबीपी, अमृत बाजार पत्रिका, ये घोष ब्रदर्स छापते थे, घोष ब्रदर्स, मोतीलाल घोष, शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष, घोष ब्रदर्स, ये अमृत बाजार पत्रिका, ये बड़ा फेमस उस जमाने का न्यूज़पेपर हुआ करता था। और कुछ और भी, जैसे एक सुधारक न्यूज़पेपर था, और सुधारक गोपाल कृष्ण, हमारे नरमपंथी नेता गोपाल कृष्ण गोखले छापा करते थे। और ज्यादातर ये प्रेस और ये न्यूज़पेपर्स ना, ये लोग अपना पैसा लगाते थे, ये लोग प्रेस स्थापित करते, न्यूज़पेपर्स निकालते अपने पैसे पर, इनको घाटा होता था और बड़ा घाटा होता था, ये जमीन जायदाद बेच करके प्रेस चलाया करते थे, ठीक है ना। लेकिन देश के लिए काम करना था ना, तो देश के लिए इन नेताओं ने तो सब कुछ न्यौछावर कर दिया, प्रॉपर्टी, धन दौलत, ये सब लगा दिया प्रेस में, खूब आर्टिकल्स वगैरह लिखा करते थे। वैसे ही वॉइस ऑफ इंडिया और ये दादा भाई नौरोजी, ये सब लोग लिखा करते थे। तो ये लोग बड़े निर्भीक लोग थे, निडर थे, किसी तरीके का कोई भय नहीं था, और जेल जाना हो तो जेल भी चले जाते थे। और देखिए, पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले पहले व्यक्ति थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जिया, पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले पहले व्यक्ति थे ब्रिटिश राज में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, इनको 3 महीने की जेल हुई थी। और फिर आगे चलकर बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों की बखिया उधेड़ी अपने न्यूज़पेपर में, तो इन पे केस चला, इन पे मुकदमा हो गया, और इनको सेक्शन आईपीसी, इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 124A के तहत इनको 124A के तहत इनको सजा सुनाई गई थी, 6 वर्ष सश्रम कारावास, 6 years of, he was awarded, he was given 6 years of rigorous imprisonment and he was deported to Mandalay jail in Myanmar in 1908। तो जेल चले जाएं, जो हो, जितनी यातना सहनी हो, लेकिन भाई अंग्रेजों के आर्थिक नीतियों की तो हम बखिया उधेड़ के रहेंगे, ऐसा ये लोग ठान के चलते थे, ठीक है। तो एक पॉइंट आप ये भी देखना ना, राष्ट्रवादी रणनीति के न्यूज़पेपर्स में छाप करके, लेख लिख करके ये सब काम करना, अंग्रेजों के पिलर्स को कमजोर करना। और एक 5वां डायमेंशन आप देखेंगे कि 5वां डायमेंशन ये है कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन 2 तरीके से चलाया जा सकता था। एक ये था कि आंदोलन एक बार शुरू हो तो आखिर में जाकर खत्म हो, और दूसरा ये था कि आंदोलन चले, थोड़े दिनों तक चले, फिर ठहर जाए, फिर आराम कर लें, फिर थोड़ा एनर्जी इकट्ठा कर लें, फिर आगे बढ़ें। तो भारत की जो परिस्थितियां थी, ब्रिटिश राज में जो भारतीयों की परिस्थितियां थी, बड़ी दयनीय थी। तो यह मुमकिन नहीं लगा हमारे नेताओं को कि एक बार जब आंदोलन प्रारंभ हो तो वो सतत रूप से लगातार लंबे समय तक चलता जाए। But some of our leaders, they wanted to continue national struggle for an indefinite period of time without taking any rest। कोई बिना कोई पड़ाव आए राष्ट्रीय आंदोलन को लगातार जारी रखा जाए। और एक तरीका यह था कि पहले थोड़े दिनों के लिए आंदोलन कर लिया जाए, फिर थोड़ा सुस्ता लिया जाए, क्योंकि भाई बीच बीच में लगान भी तो भरना है। अगर लगान नहीं भरेंगे तो जमीन छीन जाएगी, खाएंगे क्या फिर? मजदूर है, अगर मजदूरी नहीं करेगा तो घर परिवार कैसे चलेगा? तो तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारे लीडरशिप ने, हमारे नेताओं ने यह तय किया कि भाई हम सतत संघर्ष नहीं कर सकते हैं। तो हमने एक नया रास्ता निकाला कि सतत संघर्ष के बजाय हम क्या करेंगे? स्ट्रगल, ट्रूस और स्ट्रगल करेंगे। स्ट्रगल, ट्रूस, स्ट्रगल, संघर्ष, विराम,
संघर्ष, संघर्ष विराम संघर्ष, इंस्टेड ऑफ continuous struggle, because continuous struggle, launching continuous struggle, observing Indian circumstances, seeing the condition of Indian peasantry, laborers, commoners, it was not at all possible to launch a continuous struggle for an indefinite period of time. So need of the time was to launch a kind of a struggle which was based on this strategy called struggle, a period followed by a period of rest, and again a struggle, and again a period of rest. तो ये रणनीति ना आप देखेंगे कि गांधी जी के आंदोलनों में हमें दिखाई देती है। गांधी जी के आंदोलनों में हमें ये रणनीति दिखाई देगी, स्ट्रगल, ट्रूस, स्ट्रगल। उनके पहले भी नरमपंथी चरण में, गरमपंथी चरण में, गांधीवादी चरणों में ये सब ये रणनीति के दर्शन हमें होते हैं। फिलहाल हम लोग और अच्छे तरीके से समझने के लिए गांधी जी के 3 बड़े आंदोलनों को ले लेते हैं बार डायग्राम पे और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला गांधी जी के नेतृत्व में पहला बड़ा आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दूसरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और तीसरा क्विट इंडिया मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 22, सीडीएम 1930 से 33-34 तक और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 से 1945 तक। ठीक है ना, 3 बड़े आंदोलन दिखाई दे रहे हैं। ये पीरियड स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, और 1922 से 1930 ये पीरियड, और फिर 1934 से 1942 का पीरियड नो स्ट्रगल, पॉज, गैप, और इसी को हम लोग बोल रहे हैं ट्रूस। ट्रूस। तो क्या रणनीति हमें दिखाई दे रही है कि हमें एक रणनीति दिखाई दे रही है कि जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ता गया, हमने उसमें एक रणनीति का पालन किया कि पहले संघर्ष करने और फिर थोड़ा समय बाद सुस्ता लें, फिर संघर्ष कर लें, फिर थोड़ा सुस्ता लें, फिर संघर्ष करें। तो STS स्ट्रगल, ट्रूस, स्ट्रगल, संघर्ष विराम संघर्ष की एक राष्ट्रवादी रणनीति का लगातार पालन किया जा रहा था, क्योंकि सतत रूप से हम संघर्ष नहीं कर पाने के पोजीशन में थे, क्योंकि हमारी परिस्थितियां ऐसी नहीं थी, हमारी दशाएं ऐसी नहीं थी कि हम एक बार आंदोलन प्रारंभ करें तो लंबे समय तक वो आंदोलन हम आजादी मिलने तक जारी रख पाते हैं। ठीक है, तो एक ये दिखाई दे रहा है। अब एक चीज इसमें देखिए कि जो ये पीरियड ऑफ ट्रूस है ना, पीरियड ऑफ रेस्ट या पीरियड ऑफ ट्रूस, इसके भी 2 डायमेंशन है। पीरियड ऑफ ट्रूस और वॉज अ पीरियड ऑफ रेस्ट फॉर द कॉमनर्स, फॉर द पीपल, फॉर द masses, not for लीडरशिप, नॉट फॉर लीडरशिप। ठीक है ना, तो आराम जो ट्रूस पीरियड दिया गया, वो ट्रूस पीरियड किसानों के लिए था, वो मजदूरों के लिए था, वो आम जनता के लिए था। नेताओं के लिए ट्रूस नहीं था, नेताओं को आराम नहीं करना था। अगर नेता बैठ जाएंगे तो राष्ट्रीय आंदोलन कैसे चलेगा? तो नेताओं के लिए किया गया कि भाई नॉन एक्टिव फेज में जब आंदोलन नहीं चल रहा है, नॉन एक्टिव फेज में हमें क्या करना है? हमें करना है कंस्ट्रक्टिव वर्क्स करना है। कंस्ट्रक्टिव वर्क्स यानी कि रचनात्मक कार्य करना होता था इन्हें। रचनात्मक कार्य में जैसे देखिए, अंग्रेजों की सांप्रदायिक नीति के विरुद्ध हमें आवश्यकता पड़ रही थी किस चीज की? हमें आवश्यकता पड़ रही थी हिंदू मुस्लिम यूनिटी की, क्योंकि लगातार अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों को दूर करने का प्रयास कर रहे थे। उनकी उस रणनीति को बेकार करने के लिए आवश्यकता ये जरूरी था कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में एकता को, उनके बीच की एकता को और मजबूत किया जाए, थोड़ी बहुत जो दरार थी उस दरार को भी पाटा जाए। ये नॉन एक्टिव फेज में लीडरशिप का ये काम था। वैसे ही देखिए, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत की भावना उस वक्त थी लोगों में, कुछ लोगों में, ठीक है ना, और
वे लोग निचले तबके, जिन्हें वो लोग निचले तबके के लोग बोलते थे, अछूत बोलते थे, उनको उनके साथ कुछ लोग काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तो अब भाई अपर कास्ट लोअर कास्ट दोनों को नेशनल मूवमेंट में आना पड़ेगा ना, तब तो वो मैस मूवमेंट बनेगा, जन आंदोलन बनेगा। जब तक अपर कास्ट लोअर कास्ट सब एक साथ नहीं आते तब तक कोई भी जन आंदोलन जन आंदोलन नहीं बन सकता था। तो छुआछूत का निवारण करना बेहद आवश्यक था, ताकि बड़ी जातियां, छोटी जातियां जिन्हें उस वक्त बोला जाता था जैसे भी, वो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आए और राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाएं। वैसे ही एक था इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन, स्त्रियों की मुक्ति का प्रयास करना, क्योंकि स्त्रियां किसी भी समाज की जनसंख्या का आधा हिस्सा है। अगर जनसंख्या का आधा हिस्सा राष्ट्रीय आंदोलन में या जन आंदोलन में नहीं आता तो वो आंदोलन जन आंदोलन बनता ही नहीं, है ना। तो एक ये तय किया गया कि महिला मुक्ति का लगातार प्रयास किया जाए, ताकि महिलाओं को भी बड़ी संख्या में राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ा जा सके, उनको सम्मिलित कराया जा सके, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से। इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन, ठीक है। ऐसे ही एक और काम करते थे ये लोग नॉन एक्टिव फेज में, ऑपरेटिंग चरखा चलाना। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि क्या लोग बैठ करके चरखा चलाया करते थे, ये अजीबोगरीब काम किया करते थे। देखिए, चरखा चलाना उस जमाने में ये एक सिंबल था, प्रतीक था। किस चीज का प्रतीक था? सिंबल ऑफ सेल्फ रिलायंस, सिंबल ऑफ सेल्फ रिलायंस और आत्मशक्ति का प्रतीक था कि हम अपने हाथ से बना हुआ कपड़ा पहन लेंगे, मैनचेस्टर या लिवरपूल का कपड़ा हम नहीं पहनेंगे। आत्मशक्ति, तो ये प्रतीक के तौर पे चलाया जाता था, ठीक है ना। तो कुछ लोग देखिए, आप देखते हैं लोग बोल देते हैं, कुछ भी सोशल मीडिया पे आजकल लिख देते हैं कि भला चरखा चलाने से भी कहीं आजादी मिलती है। ठीक है, चरखा चलाना एक तरीका था, ये बायकॉट था कि अंग्रेजों के फैक्ट्रीज में बने हुए सामानों का बहिष्कार करना है और अपने हाथ से बने हुए सामान पहनना है। हम अपना खादी पहन लेंगे, हम अपने बुन के कपड़ा पहन लेंगे, आधा धोती ही पहनेंगे, पूरा शरीर नहीं ढकेंगे, लेकिन हम मैनचेस्टर का कपड़ा ना खरीदेंगे ना पहनेंगे। और सोचिए उस जमाने में चरखा चलाना कितनी बड़ी ताकत और शक्ति का प्रतीक बन गया था कि 1930 से 34 के बीच में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चला था, तो उसमें बायकॉट का नारा दिया गया था, बहिष्कार, अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार करना था। और इतना तगड़ा बहिष्कार हुआ था कि ब्रिटेन का जो एक्सपोर्ट इंडिया में होता था वो आधा गिर गया था। ब्रिटिश एक्सपोर्ट टू इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इट वाज फेल बाय हाफ, 50% गिरा दिया था लोगों ने। इतनी ताकत थी बहिष्कार में, और उसका प्रतीक चिन्ह था चरखा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव वर्क्स बोलते हैं। नॉन एक्टिव फेज में मैसेज कंस्ट्रक्टिव वर्क्स किया करते थे। ठीक है, और इसीलिए देखिए इस तरह की चीजें विकसित हुई। और एक और डायमेंशन, ये कौन सा डायमेंशन, कितने नंबर पे हमने लिखा इसे, देखिए पॉइंट नंबर 5 लिया हमने इसे। 6 पॉइंट पे आप देखेंगे कि हमारे नेता लगातार एक चीज के लिए प्रयासरत रहते थे, वो था टू वर्क फॉर द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, टू वर्क फॉर द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, लोकतांत्रिक संस्थाओं, लोकतांत्रिक मूल्यों का लगातार प्रचार और प्रसार करते रहना, ताकि किसी में भी डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज या अधिनायकत्व वाला कोई भाव ना आने पाए। और खुद उस वक्त आप देखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, जिसपे आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज अ very well democratic institution and internal democracy prevailed within the Congress party itself. So our leadership always try to work for the expansion of democratic institution. तो इसीलिए देखिए हमारे पास आज का भी हम समाज देखेंगे तो लोकतांत्रिक मूल्य हमारा नेशनल मूवमेंट का लेगेसी है। और कोई भी भारत में अगर तानाशाही प्रवृत्ति लाने की कोशिश करेगा तो उसको जनता उखाड़ के फेंक देगी, क्योंकि हमारे नेताओं ने लगातार हमें पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में लोकतंत्र सिखाया है। ठीक है, बीच में इंदिरा गांधी जी ने
इस तरह की टेंडेंसीज दिखाने की कोशिश की थी, तो अगले चुनाव में उनको जनता ने क्या बुरे तरीके से हराया था इमरजेंसी के टाइम पे, ये आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। हम लोग उस पर ज्यादा नहीं जा रहे हैं, फिलहाल नेशनल मूवमेंट का स्ट्रेटेजी हमें डिस्कस करना है एक्चुअली, ठीक है ना। तो टू वर्क फॉर द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। और सातवां देखिए, टू वीकन द पिलर्स ऑफ कॉलोनियल रूल, ठीक है। अंग्रेजी शासन के, भारत में जो अंग्रेजी शासन बना था उसके स्तंभों को, उसके पिलर्स को कमजोर करना। वो कौन कौन से पिलर्स थे? उनके पिलर्स थे, देखिए, उनका अपना ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, उनकी आर्मी और उनका पुलिस। तो ब्यूरोक्रेसी, आर्मी और पुलिस, इनमें बहुत सारे इंडियंस भी तो थे, निचले पदों पे ही थे लेकिन थे ना इंडियंस। तो जो भी इंडियंस अंग्रेजों की ब्यूरोक्रेसी, आर्मी और पुलिस में थे, अगर इंडियंस में राष्ट्रवादी मूल्यों का प्रसार हो जाए तो वो अंग्रेजों का साथ छोड़ करके किसके साथ आ जाएंगे? वो इंडियंस जो अंग्रेजों के साथ खड़े थे, वो इंडियंस इंडियन मासेस के साथ आ जाएंगे। तो इंडियंस के मन में लगातार राष्ट्रवादी मूल्यों का प्रचार और प्रसार करते रहना, ठीक है ना। तो अब देख रहे हैं ना कि पूरी राष्ट्रवादी रणनीति का विकास किया गया था उस जमाने में, ताकि अंग्रेजों से हम मुकाबला कर सके और देश को आजादी दिला सके, ठीक है ना। तो ये अभी हमने सिर्फ एक रणनीति पे चर्चा की है। ये लेक्चर 1 या आप इसको इंट्रोडक्टरी लेक्चर बोल सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरणों पर आएंगे, जैसे नरमपंथी चरण, गरमपंथी चरण, गांधीवादी चरण, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नरमपंथी राष्ट्रीय आंदोलन पे चर्चा कर रहे होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।